नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई और बहनों, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों के साथ देश और दुनिया की सभी खबरों को लेकर हम आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कोरोना महामारी, लॉकडाउन, रेल सेवा, बस सेवा, स्कूल कॉलेज, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई स्कीम की हर छोटी से बड़ी खबर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको हम हर खबर से रूबरू करवा सकें। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश की जगन सरकार ने भेजे फर्जी लाभार्थियों के खाते में 700 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे डालने की योजना के पीछे की मंशा यह है कि इससे बिचौलिए खत्म हो गए, मगर आंध्र प्रदेश में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 700 करोड़ रुपए फर्जी लाभार्थियों के खातों में भेज दिए हैं। वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने दावा किया है कि 2019 से लेकर 2021 के बीच अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 1 लाख करोड़ की राशि जारी की गई है। हाल ही में जब वित्त मंत्री बी राजेंद्र नाथ ने शीर्ष अधिकारियों के साथ मामले की समीक्षा की तो लाभार्थियों के डाटा की दोबारा जांच करवाने का निर्णय लिया गया ताकि लीक का पता चल सके। वित्त विभाग की ओर से कहा गया है कि बहुत बड़ी राशि गलत हाथों में चली गई है। सूत्रों के अनुसार पिछले 2 सालों में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गलत हाथों में पहुंच चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राजस्थान से। पेट्रोल और डीजल की लंबी कतारों से अब मिलेगी राहत। जयपुर में खुलेंगे 11 नए सीएनजी पंप। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच जनता के लिए राहत की खबर है। अब आपकी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए न तो घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं आपके जेब पर महंगाई का बोझ आएगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के जयपुर में अब 11 नए सीएनजी पंप खुलने वाले हैं। 2 साल से टोरंटो और अडानी के बीच में चल रहा विवाद थमने के बाद अब जयपुर सहित राजस्थान में सीएनजी पंप खोलने का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अब नए सीएनजी पंप खुलने का रास्ता साफ हो गया है। तो अब आपकी जेब पर पेट्रोल और डीजल की भारी कीमतों का असर नहीं पड़ेगा। अब आप सीएनजी गाड़ी के मजे ले सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। राजस्थान में मानसून की देरी से किसान मायूस, दलहन बुआई रकबे पर दिख रहा है बुरा असर। जी हां दोस्तों, मानसून की ढिलाई के चलते राजस्थान में दलहन की बुआई प्रभावित होने वाली है। वर्ष 2020 के मुकाबले चालू सीजन में बुआई के आंकड़े चिंता में डाल रहे हैं। राजस्थान में अब तक 9 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई हुई है। पिछले खरीफ की सीजन में अब तक ये 14 लाख हेक्टेयर के पार थी। राजस्थान में खरीफ के सीजन में बुआई का आंकड़ा 41,21,000 हेक्टेयर तय किया गया है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश 18 जून को हो गया था, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के ही कुछ इलाकों में बरसात के बाद ये मानसून ठहर गया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है बीकानेर से। बीकानेर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के तेज झटके, लोगों में दहशत। जी हां दोस्तों, रेगिस्तानी जिले बीकानेर में आज लगातार दूसरे दिन फिर धरती कांपी है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिम्योलॉजी के सेंटर द्वारा बताया गया है कि भूकंप आज सुबह 7:42 पर आया, जो हालांकि बीकानेर शहर से दूर था। फिलहाल भूकंप के किसी तरह का नुकसान होने की खबर नहीं आई है। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 413 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम उत्तर में 15 किमी की गहराई पर था। इससे पहले बीकानेर में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कल रिएक्टर स्केल की तीव्रता के अनुसार इसकी तीव्रता 5.3 नापी गई थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुरूप एनएफएसए के लाभार्थियों का निर्धारण करने की रखी मांग। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का निर्धारण बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुरूप हो। यहाँ जारी बयान के अनुसार गहलोत ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की सीमा को वर्तमान जनसंख्या के आधार पर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने उसमें कहा है कि बीते 10 वर्षों में देश के सभी राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है।
कई परिवार खाद्य सुरक्षा की पात्रता के दायरे में आ गए हैं। ऐसे जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सीमा का पुनर्निर्धारण किया जाना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। एसबीआई में आई भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए 6000 से अधिक पदों पर है वैकेंसी। इस तारीख को आप कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी सपना है भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करके सेवा देने का, तो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है। भारतीय स्टेट बैंक में यदि नौकरी करना चाहते हैं तो एसबीआई ने अप्रेंटिस ट्रेनी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत 6100 पदों को भरा जाएगा। आवेदन फॉर्म करने की आखिरी तारीख 26 जुलाई होगी। बता दें कि आवेदन की शुरुआत 6 जुलाई 2021 से ही हो गई थी। योग्य उम्मीदवार जो कि पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े बकरे ने जीता इनाम, मालिक ने 1000 लोगों को दी दावत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में एक बकरे ने रुस्तम ए पाकिस्तान का खिताब जीता है। खिताब जीतने के बाद जब ये बकरा घर पहुंचा तो उसके मालिक ने एक बड़ी दावत दी। इस दावत में 1000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। बकरे का वजन 314 किलोग्राम है, जिसके चलते दुनिया का सबसे बड़ा बकरा इसे कहा गया है। जियो टीवी के मुताबिक गुजरावाला के फारूक एजाज ने इस 314 किलो के वजनी बकरे के मालिक होने का दावा किया है। बकरे का नाम उन्होंने शेर दिल रखा हुआ है। बकरीद के दिन इस बकरे ने बलि वाले जानवरों के लिए हुए वजन की प्रतियोगिता को जीता था। प्रतियोगिता को जीतने के बाद शेर दिल के मालिक को 5 लाख रुपए का नकद इनाम दिया गया। लाहौर के लाल बादशाह नाम की एक बकरी जिसका वजन 300 किलोग्राम है, उसने दूसरा इनाम हासिल किया और तीसरा इनाम मुल्तान की एक बकरी कालू को मिला जिसका वजन 278 किलोग्राम था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पशुपालन विभाग की तरफ से। पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 साल में सरकार खर्च करेगी 9800 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत भोजन और चारे के विकास सहित ग्रामीण इलाकों में मुर्गी, भेड़, बकरी और सूअर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन से जुड़ी उद्यमिता से 1.5 लाख किसानों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। साथ ही भेड़, बकरियों व मुर्गी पालन के विकास से 2 लाख किसान को सीधे लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही इसमें अधिक उत्पादन देने वाले लगभग 7.25 लाख पशुओं को जोखिम प्रबंधन के तहत कवर दिया जाएगा, जिससे 3.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। चारे से जुड़े उद्यमियों को तैयार कर उन्हें बढ़ावा दिए जाने से देश में चारे और हरे बीज की उपलब्धता कई गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का बड़बोला बयान, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत। जी हाँ दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में 9632 मरीजों की कोरोना से मौत हुई, उसमें एक भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। 24 घंटे में कोरोना के नए केस फिर से शामिल, 42,000 के पार हुए केस। 40% केस सिर्फ केरल से। जी हां दोस्तों, भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस से 42,015 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,12,16,337 हो गई। वहीं 3,998 लोगों की मौत हो गई। यदि बात की जाए कुल मौतों की तो इसकी संख्या बढ़कर 4,18,480 हो गई। पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित होने वाले मरीजों के मुकाबले बेहद कम है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। इजराइल में कोरोना की तीसरी बूस्टर डोज लगना शुरू, जानिए किन किन को लगेगा ये टीका। जी हाँ दोस्तों, जहाँ दुनिया के तमाम देश
वैक्सीन की किल्लत का सामना कर रहे हैं, वहीं इजराइल ने अपने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज देने के लिए अभियान पर काम करना शुरू कर दिया है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते हफ्ते हेल्थ एंड फंड के कुछ अस्पतालों से कहा है कि वे फाइजर कोरोना वायरस की वैक्सीन की तीसरी खुराक उन लोगों को देना शुरू कर सकते हैं जिनके रोग प्रतिरोधक की क्षमता कमजोर है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। 100 से अधिक देशों में फैला डेल्टा वेरिएंट, WHO ने दी बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट 100 से अधिक देशों में फैल चुका है। WHO साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि जितनी तेजी से ये फैल रहा है, जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सबसे बड़ा प्रमुख कोविड-19 स्ट्रेन हो जाएगा। कोविड-19 के जो भी वेरिएंट हैं, डेल्टा उनमें सबसे तेजी से फैल रहा है। ये कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट ही था जिसने दूसरी लहर के दौरान भारत में सबसे अधिक तबाही मचाई थी, लेकिन अब ये वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई। पेट्रोल और डीजल में अभी बना रहेगा महंगाई का दौर। टैक्स घटाने को इच्छुक नहीं दिख रही है सरकार। जी हां दोस्तों, देश की आम जनता को पेट्रोल और डीजल की मार अभी और झेलनी होगी। इनकी कीमत में लगातार ऊंचाई पर बने रहने की उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कुछ कमी कर आम लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल इसके संकेत कम ही दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। जंतर मंतर पर जुटेंगे आंदोलनकारी किसान, पुलिस की जबरदस्त तैनाती। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का आज नया पड़ाव शुरू हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 200 किसान प्रदर्शन करेंगे। ये किसान संसद की तरह होगा। दिल्ली पुलिस से किसानों को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक प्रदर्शन करने की इजाज़त मिली है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंधु, गाजीपुर बॉर्डर को और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही अलग अलग इलाकों में किसानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। किसानों का बड़ा जत्था बसों में सवार होकर जंतर मंतर पहुंच रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। मानवता हुई शर्मसार, 12 साल की बेटी से पापा और बड़े पापा ने किया रेप। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां के गांधीनगर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसके पिता और बड़े पिता ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए गांधीनगर पुलिस ने आरोपी पिता और बड़े पिता को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान 12th बोर्ड के रिजल्ट इस दिन को होंगे जारी। जहां दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC के परिणाम शनिवार 24 जुलाई को जारी किए जाएंगे। ये परिणाम तीनों वर्ग यानी कि विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग के लिए एक ही दिन जारी किए जाएंगे। इस वर्ष करीब 9.5 लाख विद्यार्थियों का 12वीं बोर्ड के लिए पंजीकरण हुआ था। राजस्थान शिक्षा विभाग अजमेर द्वारा परिणाम जारी किए जाएंगे। इस दौरान प्रवेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक था। देश और दुनिया की तमाम खबरों की लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें।